मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अधिगम के प्रकार एवं विधियां तथा अधिगम के हस्तांतरण। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि अधिगम के 3 प्रकार होते हैं और जो भी प्रकार हैं इन्हीं तीनों में आ जाते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है? गत्यात्मक सीखना। अधिगम के प्रकार में पहला है गत्यात्मक सीखना, डायनेमिक लर्निंग। इसमें क्या होता है मित्रों, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य या कोई भी व्यवहार जब कोई प्राणी सीखता है और जिसमें गति हो उसको गत्यात्मक में ले लेते हैं, यानी गत्यात्मक लर्निंग में वो आ जाता है, डायनेमिक लर्निंग में वो आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक साइकिल चलाना सीख रहा है तो साइकिल चलाना वो डायनेमिक है, यानी गतिशीलता है उसमें, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना पड़ रहा है, उसमें गत्यात्मकता है। इसलिए उसे कहा जाएगा, साइकिल जो भी बच्चा चलाना सीख रहा है तो कहा जाएगा कि वो गत्यात्मक लर्निंग यानी डायनेमिक लर्निंग में वो सीख रहा है। ठीक है मित्रों। या जैसे मान लीजिए कोई बालक है या कोई व्यक्ति है और वो संगीत सीख रहा है तो संगीत में भी धुन के हिसाब से लय होते हैं, कुछ उसमें लयबद्ध तरीके से गाना पड़ता है, उसमें भी स्लो आवाज और बहुत तेज आवाज, मधुर आवाज, कभी रुकना, इस तरह की उसमें भी आवाजों में क्या होता है, डायनेमिक होता है, यानी गतिशीलता होती है, कभी कम कभी ज्यादा, वो भी आपका गत्यात्मक सीखना में आ जाएगा। अब मित्रों दूसरा बात करते हैं शाब्दिक या वाचिक लर्निंग। शाब्दिक या वाचिक लर्निंग, वर्बल लर्निंग। अब जैसे मित्रों जब भी कोई शिक्षक या अभिभावक अपने बच्चे से कुछ सिखाता है तो उसमें जो भी भाषा या लैंग्वेज का जो भी प्रयोग किया जाता है उसी को हम वर्बल लर्निंग कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हम शिक्षा आपको दे रहे हैं या जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी शब्दों के माध्यम से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी शाब्दिक लर्निंग सीखना हो रहा है। जैसे शब्दों के माध्यम से हम आपको शब्दों के माध्यम से हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपको सरल तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ शब्दों का जो लेन देन है यानी आदान प्रदान हो रहा है, तो शब्दों का आदान प्रदान जहाँ पे हो और जिसके माध्यम से सीखे बालक उसे हम वर्बल लर्निंग या शाब्दिक सीखना कहते हैं। ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, समस्या समाधान सीखना। समस्या समाधान सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें क्या होता है मित्रों, जैसे किसी बालक को या किसी व्यक्ति को कोई समस्या दी जाती है, उसमें कुछ रीजनिंग होता है, कुछ तार्किक शक्तियों के माध्यम से बालक या व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार से उसमें सीखता है। कुछ घटनाएं प्रस्तुत कर दी जाती हैं, उस घटनाओं से उसको बाहर निकलना होता है। जैसे भूल भुलैया हो गया या कुछ और तरह के बालकों को कोई समस्या दे दिया गया, होमवर्क दे दिया गया या कुछ जिसमें रीजनिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए आगे जब चल के आपको अधिगम के सिद्धांत पढ़ाया जाएगा, उसमें कोहलर का जो चिंपांजी है उसके सामने भी कुछ घटनाएं घटित रख दी जाती हैं, जिससे समस्याएं दे दी जाती हैं। समस्या से वो बाहर निकलना चाहता है, यानी समस्या का समाधान खोजता है। व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी समस्या में पड़ता रहता है और अपने बुद्धि के हिसाब से उस समस्या का समाधान करते रहता है। मित्रों अब ये 3 प्रकार है, इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है मित्रों सीखने की विधियां। सीखने की विधियां, इसमें ये भी 3 प्रकार का विधि, तो कई प्रकार के मित्रों, लेकिन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने 3 ही विधि को माना है। पहला माना है विराम विधि या अविराम विधि, दूसरा माना है अंश विधि या पूर्ण विधि, तीसरा माना है साभिप्राय विधि, जिसे अभिप्राय विधि भी कहते हैं, साभिप्राय विधि, अभिप्राय विधि या प्रासंगिक विधि। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अविराम विधि या विराम विधि। अविराम विधि या विराम विधि किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति, पहले विधि किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति या छात्र किसी प्रविधि के सहारे से सीखना शुरू करता है उसी को विधि कहते हैं। तो मित्रों अब यहाँ पे है अविराम विधि
या विराम विधि। अविराम विधि किसे कहते हैं? किसी पाठ को या किसी विषय वस्तु को यदि कोई बालक सीखता है और उसमें अविराम विधि यानी विराम नहीं दे रहा है, लगातार पढ़ते जा रहा है, लगातार पढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, 1 घंटा तक पढ़ रहा है, उसके बाद उसको सीख रहा है, बिना विराम दिए ही सीख रहा है, उसको हम अविराम विधि कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई कविता याद कराना है तो देखिएगा एक ही सांस में वो याद कर लेगा। जैसे मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, और 2 दिन रखो सड़ जाएगी। तो बच्चा सांस एक ही सांस में वो उसको मार के ही छोड़ता है, बीच में वो नहीं छोड़ता है। ऐसे ही मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अल्फाबेटिकल ए से लेकर के जेड तक याद करते हैं और लगातार एक ही लय में पढ़ते हुए जाएंगे। बीच में अगर आपने रोक दिया तो फिर शुरू से हो जाते हैं मित्रों। फिर अगर आपने कहा अच्छा एन के बाद क्या होता है, तो अब एन के बाद नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा, फिर ए से शुरू कर देता है। तो ये होता है अविराम विधि, जिसमें बिना विराम दिए ही बालक सीखता है। इसमें विराम विधि क्या होता है मित्रों? विराम विधि जैसे मान लीजिए कोई पाठ है और उसमें सूझबूझ की आवश्यकता है, वो थोड़ा कठिन है, तो उसमें व्यक्ति या बालक थोड़ा बीच बीच में विराम देकर सीखता है, जिससे जो भी जो कठिन लग रहा है तो विराम देने के बाद जो विश्राम कर रहा है, तो वो बीच के जो विश्राम के टाइम में जो उसका मस्तिष्क है उसमें जो सीखा रहता है उसके चिन्ह अंकित होते जाते हैं और वो अपने सूझबूझ के माध्यम से उतना समझ जाता है, सीख जाता है। यानी विराम विधि के माध्यम से जो भी कठिन सवाल होते हैं या कठिन पाठ होते हैं या जो भी विषय वस्तु होती हैं, तो उसको बालक अपने हिसाब से बीच बीच में रोक रोक करके याद करता है, उसे हम विराम विधि कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट मित्रों, पूर्ण विधि या अंश विधि। पूर्ण विधि या अंश विधि, इसमें पूर्ण विधि में क्या है मित्रों, बालक क्या करता है, लगातार कई घंटों तक अध्ययन करता रहता है। पूर्ण विधि में लगातार बालक पूरे पाठ को कई घंटे तक याद करता रहता है, छोड़ता नहीं, 1 घंटा 2 घंटा तक पढ़ता ही रहेगा, याद करता ही रहेगा, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेगा नहीं, यानी पूर्ण विधि के माध्यम से। नेक्स्ट मित्रों, अंश विधि। अंश विधि में क्या है, वो अपने क्या करता है, अपने सुविधा के अनुसार उसको कई भागों में बांट लेता है। जैसे मान लीजिए 6 स्टेंजा की कोई कविता है, तो पूर्ण विधि में 6 स्टेंजा याद कर लेगा, ठीक है, 6 स्टेंजा याद कर लेगा पूर्ण विधि के माध्यम से। अगर उसको लग रहा है नहीं कठिन है, याद नहीं हो पा रहा है, तब क्या करता है, वो 2-2 स्टेंजा को, 2 स्टेंजा यानी 2-2 लाइन को क्या करता है, वो विभक्त कर लेता है, बांट लेता है। अंश विधि में 2 लाइन याद करेगा, जब 2 लाइन पूरा रट लेगा, याद हो जाएगा, तो फिर 2 लाइन याद करेगा, फिर 2 लाइन याद हो जाएगा, फिर 2 लाइन याद करेगा, उसके बाद 6 लाइन को क्या करेगा, जोड़ देता है और उसको याद कर लेता है। ये होता है अंश विधि। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट आइए, तीसरा क्या है, साभिप्राय विधि या अभिप्राय विधि या प्रासंगिक विधि। साभिप्राय विधि किसे कहते हैं मित्रों? साभिप्राय विधि में जब कोई बालक किसी पाठ को या किसी प्रश्न को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझ करके याद करता है, उसे साभिप्राय विधि कहते हैं। जैसे कोई छात्र है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्नों को रट लेता है, याद कर लेता है कि ये कल परीक्षा है, इसमें पूछेगा या पूछ ही सकता है और आएगा तो इसको हमको लिखना ही लिखना है, तो जानबूझ करके परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जानबूझ करके रट जाता है और परीक्षा में आता है तो लिख देता है। तो जानबूझ करके सीखा गया, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझ कर किया गया कार्य या सीखा गया अभिप्राय या साभिप्राय विधि के अंतर्गत आता है मित्रों। अब नेक्स्ट है उसी में प्रासंगिक विधि। कभी कभी मित्रों हम जाने अनजाने में कुछ कार्य सीख जाते हैं। जैसे छात्र है, रोज आ रहा है, क्लास करने आ रहा है, विद्यालय आ रहा है और क्लास जो उसका क्लास है उसके बगल में प्रिंसिपल साहब की गाड़ी खड़ा हो रही है, तो डेली आते जाते प्रिंसिपल साहब की जो गाड़ी है उसका क्या करता है, उसका नंबर याद हो जाता है, उसको आते जाते देखते देखते नंबर याद आ जाता है और कभी पूछने को बोल देता है प्रिंसिपल साहब के बाइक का ये नंबर है,
मोटरसाइकिल का ये नंबर है। जानबूझ कर वहां खड़ा होकर के याद नहीं कर रहा है, लेकिन आते जाते याद हो जा रहा है। कभी कभी हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कोई रास्ते में चलते हुए किसी दुकान का वैसे ही चलते देख लेते हैं और कोई पूछ देता है तो हम लोग बता देते हैं ठीक है ये दुकान फला जगह है, लेकिन जानबूझ करके हम लोग याद नहीं करते हैं, उसका पूरा नेम प्लेट नहीं याद करते हैं, लेकिन जाते आते जाने आने से देख देख करके याद हो जाता है मित्रों। अब इसी में मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझा रहे हैं। जैसे कोई बालक है, वो भोजन कर रहा है, ठीक है, वो भोजन कर रहा है बैठ करके, और साथ ही साथ वो टेलीविजन पे डांस प्रोग्राम भी देख रहा है। तो उसका उद्देश्य क्या है मित्रों? उसका उद्देश्य भोजन करना, लेकिन कर क्या रहा है? भोजन भी कर रहा है और टेलीविजन पे डांस प्रोग्राम भी देख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए भविष्य में अगर वो किसी पार्टी में चला गया या किसी शादी में चला गया या कहीं किसी जगह चला गया, उत्सव में चला गया जहां पे लोग डांस कर रहे हैं, और इसको भी जबरदस्ती कहेंगे राहुल तुम ही डांस करो, ठीक है, तो राहुल को तो डांस करने आता नहीं है, लेकिन जब जाएगा उसमें तो वो टेलीविजन में जो डांस प्रोग्राम देखा है ऑटोमेटिक उसी तरह से वो डांस करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जाने अनजान मित्र भोजन कर रहा था तब देख रहा था, लेकिन देखते देखते वो सीख गया और एक जगह गया और उसी तरह से वो डांस करना शुरू कर दिया। ये होता है प्रासंगिक सीखना। अब मित्रों आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए, मतलब समझ गए होंगे। मित्रों एक चीज और हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, जिससे हमारा जो भी वीडियो है आपके दोस्त तक भी पहुंच जाए, वो भी लाभान्वित हो, साथ साथ आपका भी कल्याण हो। भगवान करे आप भी अच्छे नंबर से टेट सीटेट पास हो जाए और आपके जो मित्र हो वो भी अच्छे नंबर से सीटेट और ईपीटेट सुपर टेट जो भी है पास हो जाए। आप फॉरवर्ड जरूर करिएगा मित्रों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट मित्रों आगे अधिगम हस्तांतरण। अधिगम हस्तांतरण यानी जो कुछ हम लोग सीखे रहते हैं वो दूसरे क्षेत्र में किस तरह से हस्तांतरण होते हैं। तो सबसे पहले मित्रों इसमें क्या है? धनात्मक हस्तांतरण। धनात्मक हस्तांतरण में क्या है? पूर्व में सीखा गया व्यवहार, ध्यान से सुनिएगा, धनात्मक हस्तांतरण पूर्व में सीखा गया व्यवहार वर्तमान में सीखे गए व्यवहार को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सहारा दे रहा है, मदद कर रहा है, तो ये धनात्मक सहसंबंध है, ठीक है। ये धनात्मक हस्तांतरण सहसंबंध है, यानी पूर्व में सीखा गया व्यवहार वर्तमान में सीखे गए व्यवहार में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो ये क्या होता है? धनात्मक हस्तांतरण। जैसे यदि कोई बालक साइकिल चलाना जानता है और वही बालक अगर बाइक चलाना यानी मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर रहा है, सीख रहा है, तो उसको मदद मिलता है मित्रों, क्योंकि इसके पहले वो साइकिल चला चुका है, तो बाइक मोटरसाइकिल चलाने में भी उसको पूरा मदद मिलता है। इसे कहते हैं धनात्मक हस्तांतरण। एक चीज और मित्रों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके वो दाएं हाथ से लिख रहा है और दुर्घटना भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है दाहिने हाथ से लिख रहा है और कहीं दुर्घटना हो गया, उसका दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त हो गया, अब वो कैसे लिखेगा मित्रों? अब कैसे लिखेगा? अब तो बाएं हाथ से वो लिखने का पहले से प्रैक्टिस किया नहीं है, लेकिन दाहिने हाथ का हस्तांतरण उसका बाएं हाथ में आ जाता है। ईश्वरी देन है मित्रों, दाहिने हाथ से जो भी सीखा रहता है बाएं हाथ से वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है। इसे कहते हैं द्विपार्श्विक हस्तांतरण। द्विपार्श्विक हस्तांतरण यानी दूसरे अंग से इस अंग में आ गया। जैसे मान लीजिए दाहिने हाथ से खाना खा रहा था, बाएं हाथ से लगेगा खाना खाने, दाहिने हाथ से लिख रहा था, बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देगा। ये होता है द्विपार्श्विक हस्तांतरण। नेक्स्ट मित्रों अब आते हैं धनात्मक के बाद दूसरा ऋणात्मक हस्तांतरण। ऋणात्मक हस्तांतरण किसे कहते हैं मित्रों? पूर्व में सीखा गया व्यवहार वर्तमान में सीखे गए व्यवहार को, कार्य को डिस्टर्ब कर रहा है, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक हस्तांतरण। जैसे कोई व्यक्ति है, इसको उदाहरण एक माध्यम से दे रहे हैं मित्रों। जैसे मान लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए एक अभिभावक थे, ठीक है, उनकी बच्ची पहले से कथक डांस कुछ सीखी थी, लेकिन उनको लगा
कि हमारी बच्ची यहाँ से अच्छे तरह से नहीं सीख पाएगी और इससे बेस्ट कोचिंग में हम डाल दे रहे हैं, वहां पे सीख जाएगी। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे पहले जगह पे सीखी थी, दूसरे जगह पे ले गए। ठीक है, तो दूसरे जगह पे ले गए तो यहाँ के जो सिखाने वाला था, प्रशिक्षक था, वो कहा कि ठीक है आप काउंटर पे 50,000 रुपया जमा कर दीजिए और अपनी बच्ची को कल से भेजिए सीखने के लिए। अभिभावक कहा कि लेकिन हमारी बच्ची इससे पहले कहीं सीखी हुई है, तो आप कुछ कम कर दीजिए फीस में। तब ये कहा तब 1 लाख रुपया आप दीजिए, तभी जाकर के हम सिखाएंगे। अभिभावक कहा कि पहले बताया कि हमारी बच्ची को सीखना है 50,000 रुपये है, अब हम कह रहे हैं कहीं सीखी हुई है और आप कुछ कम करेंगे तो आप डबल कर दे रहे हैं, क्यों? अब वो कहा, जो सिखाने वाला प्रशिक्षक था, वो कहा कि आपकी बच्ची पहले से कहीं सीखी हुई है, हो सकता है कि कुछ गलत व्यवहार सीखी हो, या जो हम जिस तरह से सिखाना चाहते हैं यहाँ पे धुन कुछ और बजे और उसका जो क्रियान्वयन कुछ और हो, उसका जो हाथ या जो भी शरीर का लय है वो दूसरे तरह से हो। तो जब भी मैं कहूँगा कि मतलब बाएं हाथ इधर करना तो दाएं हाथ करेगी, यानी जो मैं सिखाना चाहूँगा उस तरह का वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगी। इसलिए पुराने वाले को जो अनुक्रिया उसको भुलाने के लिए हमको पैसा चाहिए, और जो हम सिखा रहे हैं उसको जो सिखा ही रहे हैं, यानी कि पहले जो सीखा है पता नहीं किस तरह से सीखी है, तो पहले सीखी है तो जो जब भी हम सिखाएंगे तो पहला वाला उसको क्या करेगा, उसका निगेटिव करेगा, बार बार उस तरह की हरकत करेगी। तो जब जैसे मान लीजिए पुराना सीखा हुआ बार बार नए वाले को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, इसे हम ऋणात्मक हस्तांतरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए बालक घर पे है और कुछ गलती करता है घर पे, तो घर वाले नहीं बोलते हैं, वही कॉलेज में जब आएगा तो बार बार टीचर को कहना पड़ेगा बच्चा यहाँ पे इस तरह नहीं करना है, उस तरह नहीं करना है, किसी का सामान नहीं छूना है, किसी का सामान नहीं खाना है, किसी का सामान नहीं चुराना है, ये सब सिखाना पड़ेगा। क्योंकि बार बार घर पे तो दूसरा उसका माहौल था, यहाँ आ गया तो उसका माहौल दूसरा हो गया। तो इसलिए घर पे जो व्यवहार कर रहा था तो घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे थे, बहुत अच्छा है बच्चा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उस तरह का व्यवहार अब स्कूल पे कर रहा है तो अब टीचर नहीं मानेगा, उसको बार बार कहेगा, तो पुराना तो भुलवाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये होता है ऋणात्मक हस्तांतरण। अब नेक्स्ट होता है मित्रों शून्य हस्तांतरण। पूर्व में सीखा गया व्यवहार वर्तमान में सीखे गए व्यवहार को न तो वो सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है, और ना ही उसको निगेटिव मिला रहा है, न तो सपोर्ट कर रहा है और ना ही तो उसको निगेटिव मिला रहा है, उसको न सपोर्ट कर रहा है निगेटिव मिला रहा है। इसको कहते हैं शून्य हस्तांतरण मित्रों। अब नेक्स्ट मित्रों, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एक बार ध्यान से इसको अपने कॉग्निटिव माइंड में डाल लीजिएगा और तैयार रखिए।